खुद ओपीएस भदौरिया जी ने बैठ करके किसानों के कर्ज माफ़ी के सर्टिफिकेट बांटे कमलनाथ जी की योजना के अंतर्गत, और फिर आज वो मंच से कह रहे हैं कि कर्ज माफ़ी नहीं हुई। तो इनका झूठा चाल चरित्र चेहरा जनता देख रही है। पहले जो शिवराज सिंह को कोसा करते थे, आज उनके मंच पे बैठ के उनकी प्रशंसाओं के पुल बांध दिए। तो ऐसी दोगलेपन की राजनीति, पार्टी माँ समान होती है, ये उनका मंच से कहना था हर बार। आज वो अपनी माँ को दगा दे करके दूसरी जगह उन लोगों के पास पहुँच गए जिनको वो खुले मंच से किसानों का हत्यारा कहा करते थे और खुले मन से भ्रष्टाचार के जिनके आरोप लगाया करते थे, आज राज्य मंत्री बन के उन्हीं के तलवे चाट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी ग्वालियरखबर.com की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं। मध्य प्रदेश के उपचुनाव की तैयारी सभी प्रत्याशी जोर शोर से कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं मिलने आई हूं मेहगांव के कांग्रेस के प्रत्याशी हेमंत कटारे जी से। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि ये सीट इतनी महत्वपूर्ण है, उसके बाद भी इस सीट पे टिकट देने में इतना समय क्यों लगा? एक टिकट तो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है कब देना है, किसको देना है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार गिराई गई षड्यंत्र करके, उसी दिन ये डिक्लेयर हो गया था कि सारी 28 की 28 सीटों पर प्रत्याशी स्वयं कमलनाथ जी रहेंगे और हम लोग कमलनाथ जी के चेहरे पर, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशी मैं हूँ, मेरी जगह कोई और भी होता तो भी यही स्थिति होती। संगठन हमारा पूरा काम कर रहा है और प्रत्याशी के देर होने से या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कांग्रेस का अपना एक बहुत बड़ा संगठन है, राष्ट्रीय दल है और उसका काम चल रहा है और वो सारी चीज़ें प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब तो सिर्फ प्रतीक्षा है, इंतज़ार है 10 तारीख का, जब परिणाम मिलेंगे और जनता लोकतंत्र के हत्यारों को जवाब देगी। सर, 1990 में कांग्रेस जीती थी यहाँ पर, उसके बाद 2018 में जीती। काफ़ी लंबा अंतराल रहा था और आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर के प्रचार प्रसार कर रहे थे उस प्रत्याशी का जो अब आपकी पार्टी के साथ नहीं है, और अब आप उन्हीं के विरोध में खड़े हुए। तो कैसा लग रहा है? जनता के बीच में जाते तो आपको क्या, जनता से क्या बातचीत होती इस समय? नहीं, हम उनके विरोध में नहीं खड़े हुए हैं। पार्टी माँ समान होती है, ये उनका मंच से कहना था हर बार। आज वो अपनी माँ को दगा दे करके दूसरी जगह उन लोगों के पास पहुँच गए जिनको वो खुले मंच से किसानों का हत्यारा कहा करते थे और खुले मंच से भ्रष्टाचार के जिनके आरोप लगाया करते थे, आज राज्य मंत्री बन के उन्हीं के तलवे चाट रहे हैं। तो हम तो अपनी जगह हैं और आगे भी रहेंगे। गद्दारी जिसने करी उसको जनता जवाब देगी। जनता ने उनको 5 साल के लिए विधायक बनाया था, बिना जनता के पूछे अपना और मेहगांव की जनता का स्वाभिमान बेच के आ गए हैं। तो इस चीज़ का जनता ही निर्णय लेगी। और जब मैं गांव-गांव जा रहा हूं तो स्वयं जनता, आप खुद चलेंगे मेरे साथ, स्वयं आप सुनेंगी, जनता खुद बताती है कि इन्होंने तो पैसा ले लिया, करोड़ों रुपए में ये कर लिया, वो कर लिया। तमाम बातें जनता के माध्यम से आ रही हैं और जनता के अंदर इतना आक्रोश है कि आपने हमारा वोट बिना हमसे पूछे कैसे आपने बेंगलोर में जाके उसकी सौदेबाजी कर ली। और इन सब चीज़ों का जो आक्रोश है वो 10 तारीख को परिणाम के रूप में देखने को मिलेगा। पहले जनता ने इन्हें 26,000 से जिताया भी, उसमें हम सब लोग भी शामिल थे, लेकिन अब इन्होंने जो गद्दारी और जो छल करी है मेहगांव की जनता के साथ, मुझे विश्वास है कम से कम 40,000 से ये चुनाव हारेंगे। मैंने ओपीएस भदौरिया जी का भी इंटरव्यू लिया है और मैंने उनसे पूछा था ये सवाल कि विरोध करने की अपनी शैली होती है, अपना तरीका होता है, तो आपको क्या लगता है जिस तरह से उन्होंने विरोध किया? चलिए मानते हैं कि उनका कहना है कि पार्टी उनकी सुनती नहीं थी, तो उन्होंने जिस तरह से विरोध किया, क्या ये शैली या तरीका सही था उनका विरोध करने का? नहीं, जब माँ और बेटे का रिश्ता आप कहते थे तो क्या माँ को आप छोड़ देंगे? कभी माँ आपकी नहीं सुनेगी, कभी पिता आपके नहीं सुनेंगे, तो क्या पिता को छोड़ा जा सकता है क्या? या तो आपका वो रिश्ता झूठा था और कैसे नहीं सुनती थी? इस सरकार में सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग ओपीएस भदौरिया जी के हिसाब से हुए मेहगांव में, चाहे वो राजस्व विभाग के हों या पुलिस विभाग के हों, हर काम खुद ओपीएस भदौरिया जी ने बैठ करके किसानों के कर्ज माफ़ी के सर्टिफिकेट बांटे कमलनाथ जी की योजना के अंतर्गत, और फिर आज वो मंच से कह रहे हैं कि कर्ज माफ़ी नहीं हुई। तो इनका झूठा चाल चरित्र चेहरा जनता देख रही है। पहले जो शिवराज सिंह को कोसा करते थे, आज उनके मंच पे बैठ के उनकी प्रशंसाओं के पुल बांध दिए। तो ऐसी दोगलेपन की राजनीति, मेहगांव का ये चरित्र नहीं है। भिंड जिला वो जिला है, स्वाभिमानी यहाँ की जनता है और पूरे देश की रक्षा करते हैं यहाँ के लोग, और इसलिए जब इनके साथ छल हुआ है तो उसका जवाब स्वयं जनता देगी वक्त आने पर। और जहाँ तक ओपीएस भदौरिया जी के कहने का, जो भी कह रहे हैं, आपका इंटरव्यू मैंने तो नहीं सुना, लेकिन ऐसा कब होता है कि एक विधायक, पहली बार का 1 साल का विधायक, कोई योग्यता भी नहीं, मैं तो नहीं समझता, मैंने तो नहीं देखी इतने दिनों में, आपने इस्तीफा दिया और आप सीधे मंत्री बन गए।
इसका कारण क्या था? कहीं ना कहीं कोई तयशुदा बात बेंगलोर में हुई कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा, भोपाल जाऊंगा, मंत्री बनूंगा, ऐसा होगा, चुनाव खर्च, जो भी बातें हुई होंगी, तो इस आधार पे खुल के बात समझ आ रही है कहीं ना कहीं कोई डील हुई थी। क्या डील हुई थी वो तो ओपीएस भदौरिया जी बताएंगे, अभी दम होगी उनमें, नहीं होगी तो वो छुपा लेंगे, लेकिन जनता के बीच में सारी चीज़ें पोल खुल गई है। और इस चीज़ के लिए जो आक्रोश मैं पुनः कह रहा हूँ जनता के बीच में है, उसका जवाब स्वयं जनता देगी। अभी मैंने न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा था कि ओपीएस भदौरिया हैं जो वो खादान आवंटन में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं बजाय चुनाव प्रचार के प्रसार के, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो खदान आवंटन का आप कह रहे हैं, ये बात सही है कि महंगाओं की जितनी भी खदानें हैं, चाहे लीगल हो या इलीगल, दोनों पर जो लोग कब्जा किए हुए हैं वो बीजेपी के कहीं ना कहीं सीनियर लोग हैं। और ये लोग यहाँ की नदियों को छलनी किए दे रहे हैं, गरीब जनता को लूटने का काम कर रहे हैं और खदानों से भारी मात्रा में रेत की अवैध खनन कर करके पैसा लूट रहे हैं यहाँ पे महंगाओं की जनता का। तो सीधी बात है कि ओपीएस भदौरिया जी का जो पहले आज से 1-1.25 साल पहले जो कार्यशैली थी, एक गरीब नेता बन के आए तो लाखों करोड़ों रुपए का चंदा दिया जनता ने उन्हें, और आज की जो स्थिति है वो ये है कि वो खुद ही उनके मिजाज बदल गए हैं। वो जो सफ़ेद कुर्ता फटा हुआ पहन के चलते थे, आज पीली जैकेटें और रोज़ सुबह शाम कपड़े बदलते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी उठ गई हैं, घर में सब बच्चे भतीजों के पास, नौकर चाकरों के पास तक गाड़ी आ गई हैं। ठीक है, जनता देख रही है, कहाँ से आ रहा है हमें तो नहीं पता, आपको बेहतर पता होगा, लेकिन जो समझदार वर्ग है, महंगाओं की जनता बुद्धिजीवी है, वो सब समझ रही है, देख रही है और जान भी रही है कि 1-1.25 साल में ऐसा तो आपने कुछ किया नहीं, जनता के बीच में तो आप कभी गए नहीं, काम आपने उनका किया नहीं, लेकिन अचानक जो आपका ये परिवर्तन हुआ है जो आपके व्यक्तिगत जीवन में, वो इस बात का एक संकेत है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रहस्य, कुछ ना कुछ बहुत बड़ी डील आप करके आए हो। और वो सब समझते, मैं समझता हूँ मीडिया के लोग भी जानते हैं, ठीक है आप कह नहीं सकते, लेकिन अंदर आपको भी आभास होगा कितनी ईमानदारी से इन्होंने काम किया और कितना लूटा है जनता को। ये जनता ही स्वयं जवाब देगी, जब निर्णय आएगा तो उसमें पता लग जाएगा। सर, मैंने आपका अभी रिसेंट में एक रैली जनसभा देखी थी जिसमें आप भावुक भी हो गए थे जी। और आपने कहा था कि जब से आपके पिताजी का देहांत हुआ, निधन हुआ है, तब से सरकार आपको घेर रही है, झूठे आरोप लगा रही है, झूठे केस फाइल कर रही है। तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार? क्या उसको क्या किसी तरह का कोई डर है आपसे? किस वजह से वो आपको इस तरह से परेशान कर रही है या घेरने की कोशिश कर रही है? देखिए, नामर्दों की सरकार है, सामने से लड़ नहीं सकते तो घेरने के प्रयास कर रहे हैं। मेरे पिताजी ने व्यापम की लड़ाई लड़ी थी और यही शिवराज सिंह चौहान थे, इनको खदेड़ा था, विधानसभा में इनकी बोलती बंद कर दी थी और इनको मालूम है उन्हीं का बेटा हूँ मैं, आवाज़ को मेरी जीवन में दबा नहीं सकते। तो ये अब ये षड्यंत्र कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो खुली चुनौती देता हूँ, एक केस नहीं तो मैं 1000 केस लगा लो, जब तक जीवित हूँ ईमानदारी से काम करूँगा, अपने लोगों की ताकत से मदद करूँगा और तुम जैसे गुंडों को मैं अपनी जूते के नोक पे रखकर राजनीति भी करूँगा और जनता का विश्वास जीत करके चुनाव भी जीतूँगा। सर, इतने सालों से आप लोग इस सीट से विपक्ष में थे काफ़ी टाइम से, तो आप यहाँ के किन मुद्दों को लेकर के सरकार तक गए थे? अपने विपक्ष के तौर पर आपने क्या आवाज़ उठाई थी यहाँ के लिए? देखिए, आप पूर्व की बात करें तो सबसे पहले जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं थी वो तो थी सैनिक स्कूल की, एक बात थी जो यहाँ के भिंड में बहुत पहले से मांग थी। अगर महंगाओं की बात करें तो भारौली की बात की जाए तो भारौली के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं रेत पर निर्भर हैं, तो वो जो है उनके लिए हमने ये पॉलिसी बनाना चाहते थे कि कोई रेत की एक सुनियोजित तरीके से कि इन लोगों का पालन पोषण भी हो सके और जो भ्रष्टाचार पुलिस के लोग और विधायक लोग कर रहे थे यहाँ पे, उसकी बजाय जनता तक पैसा पहुँच सके। तहसीलें जैसे भारौली है तो उसको भिंड तहसील से अटैच किया जाए क्योंकि वो बहुत दूर उनको जाना पड़ता है। अमायन है, अमायन को तहसील का दर्जा दिया जाना था, जिसको ओपीएस भदौरिया जी ने वायदा तक किया, शिवराज सिंह जी ने कई बार वायदा किया, लेकिन वो भूल गए, सब लोग लग गए अपने अपने माल कमाने में। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ नहरें बनने का काम है, स्कूल बनने का काम है, जो मूलभूत समस्याएं, पानी हो गया, सड़क हो गया, बिजली हो गई, कई जगह कनेक्टिविटी नहीं है, तो इन सारी चीज़ों पर काम मैं पहले भी कर रहा था, आगे भी करूँगा और जनता मुझे ज़रूर आशीर्वाद देगी और उनकी जो भी समस्याएं होंगी, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, गांव-गांव जाऊँगा, चौपाल लगाकर बैठूँगा, जनता की अदालत लगाई जाएगी, जो जनता का मांग होगी, जो जनता की गाँव की मांग होगी, इसको पूरा किया जाएगा। सर, एक बात आपने बहुत अच्छी की यहाँ पर कि स्कूल और सैनिक स्कूल यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैंने
पब्लिक जनता के बीच में गई तो पता चला कि यहाँ पे लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज भी नहीं है, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं, लड़कियों को बहुत दूर जाना पड़ता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारे इस क्षेत्र में सर क्या हैं? मतलब सिर्फ अफवाहें हैं कि किस तरह से इन नारों पे काम होता है? सिर्फ नारे ही बन के रह गए कि इन पे कुछ काम होगा आगे? नहीं, काम तो होना भी चाहिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसमें दोनों साइड से कमी मैंने जो महसूस किया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को भी संकोच है बच्चियों को आगे पढ़ने के भेजने में। तो जब तक यहाँ के लोगों की भी इस मानसिकता को लाना पड़ेगा कि बच्चियों को पढ़ाना पड़ेगा, बच्चियाँ जो हैं हमारे भिंड की भी बहुत होनहार हैं और यहाँ का नाम रोशन करेंगी, तो ये भावना इन लोगों में भी आनी चाहिए। और साथ ही सरकार की भी योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए कि यहाँ की बच्चियों के लिए भी डिग्री कॉलेज बनाए जाए की जाए, जिससे कि हर वर्ग में होता है। टेक्निकल कॉलेज भी कोई नहीं यहाँ पर सर? हाँ, तो हर चीज़ में किया जाना चाहिए और मैं भी इस चीज़ में कोशिश करूँगा इस तरीके का प्रस्ताव हम अपने वचन पत्र में लेकर के आने का अवसर दें, क्योंकि बच्चियों में बहुत हुनर है, बहुत आना, ये कहीं ना कहीं सरकार और परिवार जब दोनों मिलकर सहयोग करेगा। अभी हाल में मैंने अक्षय हुंका जी का ट्वीट पढ़ा एक, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो धन तंत्र से सरकार बनी है इसको इस बार जनता ने संकल्प लिया है कि उखाड़ फेंकेगी, और जिसमें कि जनता आपको समर्थन देगी। तो आपको क्या लगता है, जनता आपको समर्थन देगी इस चीज़ के लिए? जनता का तो समर्थन मिल ही रहा है। मैं जिस गांव में जाता हूं, 1 घंटे की सूचना पे जाता हूं, आप मान के चलिए कम से कम 1000 आदमी वहाँ। एक तो मेरे पूज्य पिताजी का क्षेत्र से बड़ा इस क्षेत्र से, साथ ही में जो आपने बात कही धनतंत्र की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इनको चुनाव जिताया और ये उस चुनाव को, वोट को, हमारे स्वाभिमान को ये बेंगलोर में जाकर सौदा करके बेच के आ गए और डील के तहत मंत्री बन गए हैं। सब में आक्रोश है इस बात का और इसलिए सब लोग जवाब देंगे, क्योंकि आज जब ये वोट बेच रहे हैं तो कल हो सकता है पूरी महंगाओं की जनता को भी बेच के आ जाएंगे। ऐसे लोगों का कोई वो तो है नहीं ठौर ठिकाना, तो स्वयं जनता इस चीज़ का जवाब देगी और जनता भी इंतज़ार कर रही है। जहाँ जाता हूँ वो कहती है बेटा तुम तो जीत गए, बेटा लला करके बड़े लाड़ से मुझे कहती है। तो मैंने भी उनको बोला जिता तो लोगों, लेकिन जीत का मार्जिन ऐसा रखना कि मुझे भी मज़ा आ जाए, क्योंकि जीत अपनी जगह है लेकिन जीत का मज़ा भी अपनी जगह है और ऐसे मार्जिन से जिताएं, क्योंकि ओपीएस ने इनके साथ गद्दारी करी है और इस गद्दारी का जवाब जो है जनता दे रही है। उनका आक्रोश आप गांव-गांव जाइए, लोगों से पूछिए, जो न्यूट्रल लोग हैं, जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, आप जब उनसे जाके बात करेंगे वो बताएंगे। आप पूछना कितने करोड़ों में डील हुई, आप पूछेगा वो अमाउंट तक आपको बताएंगे। बच्चा चिल्ला रहा है, गाँव का हर एक बुज़ुर्ग जानता है कि इन्होंने क्या किया है। तो वही इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया है और उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी तो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, जनता इनको ऐसा जवाब देगी कि अगला चुनाव ये सरपंची का भी नहीं लड़ पाएंगे। सर कहते हैं कि ये ग्वालियर चंबल संभाग जो है ये जो 16 सीटें हैं ये सिंधिया का गढ़ माना जाता है और उनके ही कहने से टिकट मिलते थे, उनके ही कहने से सब कुछ होता था। और अब इस बीच में उनकी क्या छवि है यहाँ पर? देखिए, सिंधिया जी के कहने से यहाँ टिकट मिलते थे। सिंधिया जी यहाँ के एक क्षत्र नेता थे कांग्रेस में और जो वो कहते थे, चाहे वो संगठन की बात हो या टिकट विधानसभा या नगर पंचायतों के टिकट की बात हो, वो सिंधिया जी के ही हिसाब से निर्णय होते रहे हैं कांग्रेस में हमेशा। एक तरीके से संभाग के वो मुख्यमंत्री थे हमेशा से, लेकिन उनका जो निर्णय है वो मेरे को लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने क्या सोच के लिया मुझे आज भी नहीं मालूम। मैंने खुद उनके साथ काम किया, बहुत वफादारी से उनके साथ रहा सालों, लेकिन इस निर्णय में मैं उनके साथ नहीं था और ना कभी हो पाऊँगा, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। यदि उन्होंने पार्टी बदली है भाई उनका निर्णय, उन्होंने जो भी सोचा होगा, लेकिन मैं इस निर्णय के साथ नहीं हूँ उनके। और मुझे लगता है कभी ना कभी या आज भी सिंधिया जी के मन में पछतावा होता होगा कि उन्होंने जो निर्णय लिया वो बहुत गलत लिया। क्या आपके पास भी ऐसा कुछ ऑफर आया था पार्टी छोड़ने के लिए सर? नहीं, मेरे को किसी की मजाली नहीं ऑफ़र देने की, क्योंकि सब आदमी जानते हैं हेमंत कटारे किस खून से हैं, सत्यदेव कटारे जी को सब जानते हैं। तो इतनी किसी की हैसियत नहीं है कि मुझे कोई ऑफ़र लेके आ जाए, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे नेता हो, क्योंकि मैं स्वाभिमान को नहीं बेच सकता। अगर यदि कभी ऐसा दिन आएगा मैं राजनीति छोड़ के अपना काम धंधा करूँगा, लेकिन अपने स्वाभिमान को बेच के राजनीति तो नहीं कर सकता मैं जीवन में कभी भी। इसलिए ना कभी ऐसा ऑफ़र मेरे पे आया और ना कभी कोई देने की इतनी हिम्मत रखता है। सर आखिरी में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, अपनी जनता से, कि आपको क्यों जिताएं, आप उनके लिए क्या करने वाले हैं? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि मेरे पूज्य पिताजी से आपका खून का संबंध रहा है और मैं
आपसे कोई चुनावी संबंध के तहत नहीं बात कर रहा। एक चुनाव आएगा, फिर अगला आएगा, फिर अगला आएगा, कभी हार भी होगी, कभी जीत भी होगी, चुनाव तो आएंगे चले जाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे आप अपना भाई, बेटा या भतीजे के रूप में अपनाओ, क्योंकि बेटा पिता को नहीं छोड़ सकता, भाई भाई से दूर नहीं हो सकता। मैं आपके बीच सदैव रहूँगा और आजीवन आपकी सेवा करूँगा निस्वार्थ। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, बस ये कह रहा हूँ पूरे दिल से, अपने अंतरात्मा से मुझे आशीर्वाद दीजिए और जीवन भर मेरे से सेवा लेते रहिए। ये थे मेहगांव क्षेत्र से प्रत्याशी श्री हेमंत कटारे जी, जिनका कहना है कि ये चौपाल लगाएंगे, लोगों की बात आगे तक पहुंचाएंगे, स्कूल, कॉलेजेस, सड़कों पर और मूलभूत आवश्यकताओं पर काम करेंगे। हम सब की शुभकामनाएं सभी प्रत्याशियों के साथ हैं। रिजल्ट क्या आता है ये 10 तारीख को पता चलेगा। तब तक के लिए मैं शालिनी, GwaliorKhabar.com से नमस्कार।